Hello class. Today we will do chapter 21, early phase of the nationalist movement. In this chapter we are going to study about rise of Indian nationalism, formation of the Indian National Congress. Indian National Congress इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनी, moderates and radicals, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि एक बड़ा ही दुखद था हमारे इतिहास में कि बंगाल बट गया, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, एक्टिविटीज़ ऑफ द रिवोल्यूशनरीज एंड इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पर वो हमने पढ़ा था कि दुनिया में क्या हुआ था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर हमारे भारत देश पे क्या पड़ा था, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। The revolt of 1857 was the first attempt of the Indians towards independence against the British rule. तो जब हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से इस रिवॉल्ट से इंडियंस ने शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की। The revolt inspired many Indians. People started realizing that the British government deliberately worked towards making India poor and backward. बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था इस रिवोल्ट ने। काफ़ी सारे लोग जो उस समय पर हिस्सा नहीं ले पाए इंडिपेंडेंस की लड़ाई में, वो बाद में निकल कर आए और अब लोग बहुत अच्छे से जान गए थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनका सिर्फ एकमात्र जो ध्येय है, जो एकमात्र एम है, वो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया को लूटना, उसको गरीब बनाना और उसको पिछड़ा हुआ कर देना। They felt the need for an organization that would help in educating Indians against the policies of the British. अब इनको एक ऐसे ग्रुप चाहिए थे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए थी जो कि इंडियंस को बता पाए कि ब्रिटिशर्स कितनी ख़राब पॉलिसीज़ ला रहे हैं और जितनी भी पॉलिसीज़ ला रहे हैं उससे सिर्फ नुकसान हो रहा है इंडिया का। In this chapter, we will study about the beginning of the nationalist movement and the formation of the Indian National Congress. So, rise of Indian nationalism. In the second half of the 19th century, a wave of reform movements took place in India. Many educated Indians fought against social evils that existed in the Indian society, such as sati, caste system, child marriage and female infanticide. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लोग थे जो निकल कर आए आगे और उन्होंने हमारी सोसाइटी में जितनी भी ईवल प्रथाएं थी, जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी जिनसे लोगों का नुकसान हो रहा था, जिससे जो महिलाएं थी उनके संग गलत व्यवहार हो रहा था, उन सबको ख़त्म करने के लिए आगे आए। जैसे कि अगर हम सती सिस्टम की बात करें, सती क्या होता था पता है आप लोगों को? सती होता था कि जब किसी लेडी का हस्बैंड ख़त्म हो जाता था, किसी भी महिला का हस्बैंड ख़त्म हो जाता था तो उसकी डेड बॉडी को जलाते थे, तो उसके साथ उसकी बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। समझ सकते हैं कितना दर्दनाक होता होगा किसी को जिंदा जला देना। तो इस सती प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। कास्ट सिस्टम, जिसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे या शेड्यूल कास्ट के लोग थे तो उनके बेसिस पे उनको अलग किया जाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लोअर कास्ट हो कोई अपर कास्ट हो? ऐसा कुछ नहीं होता है ना, सब बराबर है, सारी कास्ट बराबर है। तो इस टाइप की जो चीज़ें थी वो भी ख़त्म की गई। चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी कर देते थे। फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो लड़कियां पैदा होती थी उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था, है ना। तो इस टाइप की जितनी भी खराब चीज़ें थी हमारी सोसाइटी में उन सबको ख़त्म करने के लिए शुरुआत होने लगी। सम ऑफ दीज रिफॉर्मर्स वर राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद। तो कौन लोग थे जो सामने आए, उनमें से कुछ लोगों के नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। राजा राम मोहन रॉय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद। तो ये लोग सामने आए और इन्होंने लड़ाई लड़ी हमारे समाज में इस टाइप की जो ईवल प्रथाएं फैली हुई थी उनके खिलाफ। राजा राम मोहन रॉय फॉट अगेंस्ट द ईवल ऑफ सती। तो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई करी। He established the Brahmo Samaj that worked to put an end to cruel rituals and superstition.
ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875 टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों की जो शादी कर देते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई दयानंद सरस्वती ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्कड हार्ड टू गेट द विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड। पहले क्या होता था कि बच्चों की ही शादी कर देते थे, छोटी छोटी लड़कियों की, छोटे छोटे बच्चों की। तो अगर आदमी की बीवी ख़त्म हो जाए, कोई आदमी है उसकी बीवी ख़त्म हो जाए तो वो दूसरी शादी कर सकता था, पर अगर किसी लड़की का या किसी महिला का हस्बैंड ख़त्म हो जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, ये लीगल नहीं था उस समय पर। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा जब आप छोटी बच्चियों की शादी कर रहे हैं और अगर छोटी बच्ची के हस्बैंड के साथ कुछ हो जाए तो क्या वो पूरी लाइफ अपनी अकेले बिताएगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जो विडो रीमैरिज थी, यानी कि अगर किसी का हस्बैंड ख़त्म हो गया है तो उसकी दोबारा शादी की जा सके, इसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। ही एस्टैब्लिश्ड मैनी स्कूल्स फॉर गर्ल्स। स्वामी विवेकानंद also worked hard and educated people against the caste system. स्वामी विवेकानंद ने कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। Now formation of the Indian National Congress in the year 1885. The dissatisfaction of the educated Indians combined with the support of some Englishmen like A.O. Hume led to the formation of Indian National Congress in 1885. तो देखिए जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो कोशिश कर रहे थे समाज में बदलाव लाने की, इसके लिए उन्हें इंडियंस का तो साथ मिल रहा था, प्लस इसके अलावा कुछ ऐसे इंग्लिश मैन भी थे जो इंडिया के सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे। उनमें से एक थे A.O. ह्यूम, और A.O. ह्यूम के ही अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट मुंबई। इसको अंडरलाइन करिएगा कि पहली मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ पर हुई, मुंबई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कई बार हम नाम INC भी बोलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो INC की पहली मीटिंग मुंबई में हुई। द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज टू प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड सेफगार्ड द सोशियो पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द इंडियंस। अब इसका काम क्या था, इसके बनने का मोटिव क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने का मोटिव था लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना और अपने ही समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए लोगों को इंस्पायर करना। ओके, और जो लोग लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, जो लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ बनना। जैसे कि छोटे बच्चे तो नहीं उस समय समझ पाते थे कि हमारी शादी होना सही है या गलत है, तो उनके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई। तो इस टाइप के जितने भी लोग थे, जितनी भी महिलाएं थी जो अपने लिए नहीं बोल पा रही थी, उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम इन लोगों ने शुरू किया। सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्लूडेड, इसको अंडरलाइन करिएगा कि कौन कौन से लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सो बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। Within the Congress, there were two groups holding different ideologies towards the Britishers. They were moderates and radicals. जैसे एक क्लास में एक टीचर आती है तो कुछ लोगों के लिए वो टीचर बहुत अच्छी है, कुछ स्टूडेंट्स उस टीचर को बहुत पसंद करेंगे, कुछ जो बच्चे हैं वो उस टीचर को पसंद नहीं करेंगे। तो दो पार्ट्स हो गए पूरी क्लास के, एक जो पसंद करते हैं, एक जो पसंद नहीं करते हैं। अब इसी तरीके से कांग्रेस के अंदर भी दो ग्रुप बन गए जिनकी आइडियोलॉजी अलग थी, जिनका सोचने का तरीका अलग था। उन दो ग्रुप्स को बोला गया मॉडरेट्स और रेडिकल्स। उन दोनों का नज़रिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ अलग था। मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ और सोचते थे, रेडिकल्स कुछ और सोच रखते थे। तो चलिए देखते हैं इनकी सोच क्या थी। तो सबसे पहले हम मॉडरेट्स की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली फेज लीडर्स ऑफ द कांग्रेस बिलीव्ड इन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। तो शुरुआत में जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो चाहते थे धीरे धीरे बदलाव हो, आराम से बदलाव होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बदलाव होगा। दे डिमांडेड द ब्रिटिश टू फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज दैट वर ऑल्सो बेनिफिशियल टू इंडियंस। इन लोगों को ब्रिटिशर्स से उम्मीद थी कि अगर बात की जाए और अपनी डिमांड रखी जाए तो ब्रिटिशर्स कुछ ऐसी पॉलिसीज ला सकते हैं जिनसे इंडियंस का भी भला हो।
दे हैड फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। इन लोगों को भरोसा था कि हमें ब्रिटिशर्स की तरफ से न्याय मिल सकता है। They believed that gradually the situation of Indians would change. These leaders were known as moderates. इन्हें लगता था कि धीरे धीरे बदलाव आएंगे, अचानक से कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स से हमें पॉलिसीज़ बनवानी होंगी इंडियंस के लिए, और अभी हमें ब्रिटिशर्स के ही रहमो करम पर पलना होगा, ब्रिटिशर्स ही हमें न्याय दिलवाएंगे और धीरे धीरे समाज में बदलाव आएंगे, एक साथ नहीं हो सकता। तो ऐसी सोच रखने वाले नेताओं को, ऐसे लीडर्स को बोला गया मॉडरेट्स। Now radicals. Many Indian leaders did not believe in the methods of moderates. जबकि रेडिकल्स बिल्कुल अपोजिट थे मॉडरेट्स के। इनका मानना था ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से बदलाव नहीं लाए जा सकते, और ये बिल्कुल अपोजिट थे, रेडिकल्स बिल्कुल अपोजिट थे मॉडरेट्स के। They were known as radicals. The radicals wanted to strike and boycott the British government. उनका था कि भाई हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिल्कुल बॉयकॉट करना है, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। जबकि जो मॉडरेट्स थे इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से उम्मीद थी, पर रेडिकल्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। द इम्पॉर्टेंट रेडिकल लीडर्स, देखिए इसमें लीडर्स के नाम दिए हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। Together, 3 radical leaders were known as लाल बाल पाल। तो इन तीनों को मिलाकर बोलते थे लाल बाल पाल। तो लाल का मतलब हो गया पहले तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। द फेमस लाइन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज कॉइंड बाय तिलक। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये फेमस लाइन है जो कि तिलक जी ने बोली। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, ये आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो मतलब आज़ाद हूँ। एंड आई शैल हैव इट, और मैं अपनी आज़ादी लेकर रहूँगा। नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल. In order to weaken the national movement, the British government again adopted the policy of divide and rule and partitioned Bengal. तो ये बड़ा ही ख़राब कह सकते हैं हमारे इतिहास में जो चीज़ हुई, और बंगाल का विभाजन कर दिया गया, बंगाल को बांट दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलते थे। उनका मानना था फूट डालो और राज करो, तो इसी पॉलिसी को अपनाते हुए उन्होंने बंगाल को बांट दिया। It was announced in 1905 by Lord Curzon, then Viceroy of India. तो लॉर्ड कर्जन ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल। The main objective of this partition was to create a rift between the Hindus and Muslims who had earlier coexisted peacefully. पहले हिंदू और मुस्लिम बहुत शांति से रहा करते थे, बहुत प्यार से रहा करते थे, एक साथ रहा करते थे, पर हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए पार्टीशन कर दिया गया बंगाल का। द पार्टीशन वॉज डन इन सच अ मैनर दैट वन साइड हैड अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वाइल द अदर साइड हैड अ मेजॉरिटी ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। अब आप बोलेंगे मैम पूरे बंगाल में जब हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे तो किस तरीके से इनमें लड़ाई झगड़े होंगे? एक्चुअली हुआ ये कि पार्टीशन इस तरीके से किया गया कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे उसको एक एरिया बना दिया गया, और जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे उसको एक एरिया बना दिया गया। नाउ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स. द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिजल्टेड इन कंट्री वाइड प्रोटेस्ट. पूरे देश भर में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, प्रोटेस्ट हुए, रिवोल्ट हुए, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो बंगाल का। In 1905, the Indian National Congress launched the Swadeshi and boycott movements to protest against the partition of Bengal. तो इसी के खिलाफ लड़ने के लिए शुरुआत की गई स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की। अब ये थे क्या? Indians were asked to boycott British goods and use Indian made और स्वदेशी goods. तो बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट था कि बॉयकॉट करो, पूरी तरीके से बंद करो ब्रिटिशर्स के सामान को यूज़ करना, और स्वदेशी मतलब अपने देश का सामान यूज़ करो। जैसे आज भी हम बोलते हैं मेड इन चाइना मत लीजिए, मेड इन इंडिया लीजिए। द ब्रिटिश क्लोथ्स वर बर्न्ड एट मैनी प्लेसेस. अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए ब्रिटिशर्स के जो कपड़े थे, मतलब ब्रिटिशर्स के कपड़े नहीं, उनके ऐसे कपड़े निकाल के नहीं, पर जो वहाँ उस देश के जो कपड़े थे, ब्रिटिशर्स के देश के जो कपड़े थे, उनको इकट्ठा करके जलाया गया।
Women and students also participated in the movement. This movement slowly spread from Bengal to other parts of the country. यहाँ पर विमेन और स्टूडेंट्स दोनों ने हिस्सा लिया इस मूवमेंट में और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया. Although it took 6 years, the partition of Bengal was finally revoked in 1911. The British tried to suppress the protests but were unable to contain the protests and finally relented by reuniting Bengal. तो बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी गईं और 1911 में ब्रिटिशर्स को हार मानकर बंगाल को दोबारा एक बनाना पड़ा. तो ये जीत हुई हमारे इंडियंस की, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की. Now revolutionaries. The wave of nationalism had already spread across the country around this time and was further intensified by the partition of Bengal. Many young Indians took to violence to overthrow the British. तो देखिए रीयूनाइट तो कर दिया पर लोगों के अंदर गुस्सा था, पार्टीशन को लेकर भी गुस्सा था. कुछ यंग ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए. They were known as revolutionaries. ऐसे लोगों को बोला गया revolutionaries. They believed that the British could only be removed from India by using force. इनका मानना था कि सिर्फ हिंसा कर कर ही, ज़बरदस्ती, फोर्सफुली ही आप ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाल सकते हैं. औरबिंदो घोष, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव एंड ऊधम सिंह वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सारे रेवोल्यूशनरीज के नाम हैं. The revolutionaries killed many British officials and were willing to go any extreme to overthrow the British. इन लोगों ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा था और ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए. Many revolutionaries were arrested and some were even given death sentences. बहुत सारे ऐसे revolutionaries थे जिनको अरेस्ट किया गया और काफ़ी सारे लोगों को फांसी दे दी गई. Now impact of the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि वर्ल्ड पे क्या असर पड़ा, पर उस वॉर का हमारे इंडिया पर क्या असर पड़ा ये देखेंगे अब हम. The First World War broke out in 1914. Since India was still under British control, many Indian soldiers were sent to the war to fight on behalf of Britain. देखिए ज़रा क्या हुआ हमारे साथ कि लड़ाई ब्रिटेन लड़ रहा था. ठीक है, लड़ाई तो ब्रिटेन लड़ रहा था, इंडिया तो वर्ल्ड वॉर में नहीं शामिल हुआ था, पर ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई करने के लिए भेजा हमारे इंडियंस को जा रहा था युद्ध में लड़ने के लिए. मतलब हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, इंडिया लड़ नहीं रहा है, पर फिर भी भेजा जा रहा है ब्रिटेन की तरफ से इंडियंस को वहाँ पर लड़ने के लिए. A lot of Indians lost their lives during the First World War. बहुत सारे इंडियंस मारे गए इस वर्ल्ड वॉर में. बताइए ज़रा, हमारा इंडिया लड़ भी नहीं रहा है और हमारे इंडियंस मारे जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर में. However, instead of being sympathetic towards Indian soldiers, the British started levying heavy taxes on the Indians. Britain had incurred heavy losses during the First World War and they introduced new taxes to recover their losses. एक तो हमारे ही इंडियंस मरवा दिए वॉर में ले जाकर, ठीक है, उसके बाद भी सिंपैथी दिखाने की बजाय, मतलब सिंपैथी दिखाने की बजाय जो खर्चा हुआ ब्रिटेन का इस वॉर पर वो भी हमारे ही लोगों से टैक्स के तौर पर वसूला गया. द कर्सिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश ओनली strengthened the cause of India's freedom, which became a reality under the leadership of मोहनदास करमचंद गांधी. लोग इसके खिलाफ भी नाराज थे, लोगों के अंदर गुस्सा था. ये जितनी भी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने की, इसका सिर्फ एक चीज़ निकल कर आई कि जितना इन लोगों ने ख़राब किया इंडिया के साथ, लोग उतने ही एक दूसरे से जुड़ते चले गए, यूनाइट होते चले गए, यूनिटी आई सबके अंदर और सब ने साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी. मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, फ्रीडम फाइटर थे, तो इनके लीडरशिप में आने के बाद चीज़ें बदली और ब्रिटिशर्स यहाँ से भागे. तो चलिए, इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स एक बार आप ट्राई करिएगा ढूंढने के लिए. क्वेश्चन आंसर्स चलिए एक बार मैं डिस्कस करके बता देती हूँ आपको.
What kind of social evils were present in the Indian society during the 19th century? तो social evils कौन कौन से थे, कौन कौन सी ऐसी हमारी समाज की बुरी प्रथाएं थी जो विमेन बच्चों को परेशान करती थी? When was the Indian National Congress formed? ये तो आप बहुत इजीली बता देंगे चैप्टर पढ़ने के बाद कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी. Who were the moderates? Moderates कौन थे? Why did the British decide to partition Bengal? ब्रिटिशर्स क्यों बंगाल का पार्टीशन करना चाहते थे और उन्होंने कर दिया. What was the motive behind organizing the Swadeshi and boycott movements? स्वदेशी and boycott movements क्यों हुए? Why did the British use the डिवाइड एंड रूल पॉलिसी? तो क्यों जो ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करते थे? तो देखिए ज़रा, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आप सब लोग कर लेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय.